नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जिस वीडियो के बारे में मैं बहुत दिनों तक इंतज़ार भी कर रहा था और मैं आपके सामने उस कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन भी करूँगा। क्योंकि मैंने इस कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था, तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था और फाइनली वो ट्रेड टारगेट के नज़दीक है और किस तरीके से वोलेटिलिटी के हिसाब से वो टारगेट को अचीव कर रहा है और किस तरीके से पेशेंस के साथ जो लोग बने रहे थे, वो किस तरीके से उसको टारगेट मिलने वाला है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा, क्योंकि उसके लिए मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर केमिकल सेक्टर कंपनीज़ है। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जब भी आप देखेंगे तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में लास्ट 2 इयर्स में केमिकल इंडस्ट्री में एक बिग प्रेशराइज़ देखने को मिला। बिग प्रेशराइज़ का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली मार्केट सेल अप मूवमेंट में है, मतलब जो डिमांड है मार्केट में, प्रोडक्ट का डिमांड है वो बहुत कम हो चुके हैं। मार्केट में अगर डिमांड कम हो गया तो उसका सप्लाई अगर ज़्यादा हो गया, तो वो मार्केट बहुत बड़ा खतरनाक बन सकता है। बहुत बड़ा बिग क्रैश हो सकता है। जैसे मान के चलिए आप मार्केट में डेली ट्रेड करते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उसमें क्या होगा, मान के चलिए कोई भी एक कंपनी के ऊपर आप बाय सेल कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलिए एसबीआई। एसबीआई के ऊपर बाय सेल कर रहे हैं, तो अभी जब भी ये बाय किए तब मान के चलिए इसका प्राइस था ₹500 और ₹500 में आप देखेंगे तो बायर है करीबन 5 लाख, ठीक है? और उसी जगह पे ₹500 में सेल करने के लिए आ गया 50 लाख। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है, उससे डिमांड वो घट चुके हैं। मतलब डिमांड घटने के मेन वजह है सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है बायर के तुलना से, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट क्रैश होगा, मार्केट शेयर गिरेगा। तो उसी तरीके से केमिकल इंडस्ट्रीज़ का हालत भी इसी तरीके से है। कि डिमांड मार्केट में जितना है अभी वो बहुत कम है और मार्केट में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो इसके चलते है मार्केट में एक बिग करेक्शन देखने को मिला। अभी देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे क्या हमेशा चलते रहेंगे सर? ऐसे क्या कंटिन्यू होता रहेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिला था। ऑटो सेक्टर लगातार-लगातार गिरते जा रहे थे और 2020 कोविड सिचुएशन के बाद ऑटो सेक्टर में एक बूम आया और आज ऑटो सेक्टर टॉप लेवल में है। तो हमेशा कभी-कभी आपको सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो कभी-कभी आपको करेक्शन और कभी-कभी आपको ग्रोथ दिखेगा। तो आपको इसमें कोई मतलब चिंता करने का ज़रूरत नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। क्योंकि कंपनी आप सभी जानते हैं जो दीपक नाइट्रेट है, उसका जो मेनली प्रोडक्ट है वो सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट है उसमें से 75 मार्केट शेयर वो अकेला लेके रखा है। मतलब एक हाई ग्रोथेबल प्रोडक्ट कंपनी अकेला लेके रखा है, जिसमें कंपनी जो प्रोडक्ट को बेचेंगे तो कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से ही जनरेट होगा। तो कंपनी इसके 75% मार्केट शेयर अकेला सोडियम नाइट्रेट के ऊपर लेके रखना, ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पुश अप दे सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखेंगे आपको लग रहा है कि सेल्स कम हो रहा है। सेल्स तो कम होगा ही, पूरा का पूरा सेक्टर में सेल्स कम है, तो यहाँ पे भी सेल्स कम दिखेगा और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसी बेसिस में कंपनी नेट प्रॉफिट को लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जैसे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, 174 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 200 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं और मुझे जो लगता है कि पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, यही मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। और एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इसकी बहुत बार आपके साथ इस डेटा को मैं शेयर किया हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे पहले खुद का जो बोरिंग्स है, खुद का जो कर्जा है, उसको ज़ीरो किया। इसका मतलब जो कर्जे कंपनी लेके रखे थे, कोविड के सिचुएशन में ज़्यादा कर्जा लिया था, उस कर्जे को कंपनी सबसे पहले ज़ीरो किया, इसीलिए ज़ीरो किया क्योंकि कंपनी का कहना है, अगर कर्ज़ा खुद के पास रहेगा, अगर मेरा बिज़नेस चले ना चले, मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। क्योंकि बैंक के पास से अगर आपने लोन लिया, तो बैंक तो आपको ये नहीं पूछेगा नेक्स्ट मंथ में कि आपका बिज़नेस नहीं चला तो आप दूसरे मंथ में मुझे पैसा दे देना, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तो आपको हर मंथ, हर टाइम आपको अ, खुद का बोरिंग्स जो लिया, आपने जो इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग लगा और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दोस्तों ने किया कि
सर इस कंपनी के ऊपर एफएस ने तो माल बेच दिया। उसके पास 11.5% होल्डिंग था, उसने माल बेचकर 6% कर दिया। आपने ये तो देख लिया एफएस ने बेच दिया। आपने ये नहीं देखा कि डीएस ने माल खरीदारी की है। और डीएस के लिस्ट में आप लंबा सा लाइन दिखेगा, बड़े से बड़े कंपनी जैसे एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सर 1% का होल्डिंग रखे थे, आज उसका होल्डिंग बढ़ के हो चुके 8.5% के आसपास। तो सोचिए कितना हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट किया गया एलआईसी के माध्यम से। उसके उसके बाद निप्पॉन लाइफ, उसके बाद आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल, साथ ही साथ मीरा एसेट, तो मोतीलाल ओसवाल के बहुत सारे कंपनीज, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, तो अलग अलग बड़े से बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी इसके ऊपर निवेश किया है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और उससे पहले मैं कुछ कंपनीज के डेटा दिखा दूं, तो कंपनीज के लास्ट कुछ फ्यू डेज में डेटा, तो आज मतलब तो पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर वॉल्यूम बहुत वीक हुआ था, और धीरे-धीरे करके कंपनी का वॉल्यूम एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि कंपनी फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनाया, शोल्डर कम हेड, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे कप बनाया, उसके बाद एक हैंडल बनाया। तो कप विद हैंडल बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद आप कहेंगे सर इस जगह से क्यों क्यों रिवर्स हो गया, क्यों इस जगह से इतना बड़ा क्रैश हो गया? उसके पीछे रीज़न भी है। ध्यान से देखना, यही लेवल कंपनी के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, सॉरी यहाँ पे एक बार ही होगा, 2 बार और 3 बार, 3-3 बार इसी जगह पे कंपनी रेजिस्टेंस फेस किया। इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। इसको कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बोलने का मतलब है यहाँ से कंपनी का बिग क्रैश हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी हुआ। इसीलिए इसी जगह पे जब भी टच किए वहाँ से रिवर्सल हुआ। अभी एक पॉइंट्स आपको देखना है, जो रिवर्स हुआ था क्या वो प्रीवियस लो को ब्रेक किया? नहीं किया ना, तो इसका मतलब कंपनी यहाँ से रिवर्सल करने का चांसेस है। क्योंकि जब स्विंग लो को अगर रिटेस्ट ना करे, उससे पहले ही अगर रिटेस्ट पहले से ही वापस गया, तो सोचना कंपनी हायर लो बनाते चले जा रहे हैं। ये जो लो बन रहा है इसको कहा जाता है हायर लो। तो इस लेवल से कंपनी रिवर्सल करने का चांसेस है, और मैं इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। वो टारगेट ऑलरेडी 23% के आसपास मेरा बनेगा, तो करीबन 2800 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट बन सकता है। तो मैं इस टारगेट को लेकर मैं खुद चल रहा हूँ, इसका नहीं मैं आपको डेट दे रहा हूँ। आप अगर काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से करिए, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं हमेशा आपको सिखाने के लिए आया हूँ। कोई भी आज तक मैं आपको कभी भी कोई भी पेड वर्ज़न नहीं बेचा, किसी भी प्रोडक्ट नहीं बेचा। मैं हमेशा आपको सिखाने के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सीखना है तो कंटिन्यू करिए, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यही मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगा। आपका लाइक, आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, और नया से नया स्टॉक के बारे में मैं हमेशा एनालिसिस करके आपके सामने लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बालाजी अमीन्स। तो इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया, बहुत दिनों तक मुझे मतलब पेशेंस के साथ इस कंपनी के ऊपर मुझे बने रहना पड़ा। क्योंकि सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से बना, ध्यान से इस चीज़ को देखना। पेशेंस का कितना बड़ा इंतहाम कंपनी लेते हैं और किस तरीके से रिटर्न भी देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ट्रेड बना, यहाँ पे जो ट्रेड बना, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली कर देता हूँ। हाँ, जो ट्रेड यहाँ पे बना है वो 29% के आसपास। आप कहेंगे सर किस तरीके से ट्रेड बना? फाइनली देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो बाइंग कैंडल कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज क्रिएट किया, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। जब भी कुछ इस तरीके से कैंडल दिखे, आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली बात, यहाँ पे जो रेंज बना टॉप लेवल से डाउन लेवल तक, वो रेंज कितना बना, 29%, ठीक है चलेगा। 20% के ऊपर हो तो इस तरीके से ट्रेड को आप जरूर ले सकते हैं, मतलब इस तरीके से ट्रेड को आप जरूर स्टडी करके काम कर सकते हैं। और देखिए दूसरी बात, आपको 200 डेज ईएमए के नीचे ट्रेड बनना चाहिए। आप कहेंगे सर अगर अपर लेवल 200 डेज के ऊपर अगर क्लोजिंग दो, मतलब क्लोजिंग दे, क्या इस तरीके से ट्रेड होगा? बिल्कुल होगा। लोअर साइड, जो लोअर साइड है जहाँ पे एंट्री लेवल्स है, वो 200 डेज के ईएमए के नीचे होना चाहिए, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है। तो देखिए एंट्री कहाँ पे बना, यहाँ पे ऊपर गया, टारगेट के नज़दीक गया, टारगेट नहीं दिया, वापस आया, फिर से वही लेवल में आया, और उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से जाम किया, और फिर से वही लेवल में आया, फिर से जाम कर रहा है। तो ईजिली मुझे लगता है अभी ईजिली वो टारगेट का अचीव करेगा। हाँ देखिए, इस टारगेट अगर अचीव हो तो 29% का आपको टारगेट मिलेगा। तो आप कहेंगे सर कितना दिन दिन लग रहा है? देखिए अगर मैं एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ, अभी टारगेट नहीं हुआ, मुझे पता नहीं टारगेट होगा कि नहीं होगा, फिर भी मैं अप्रोक्सीमेटली देखूँ तो करीबन 221 डेज। अभी 221 डेज का मतलब क्या है, 7 मंथ। 7 मंथ लग रहा है कंपनी के टारगेट मिलने में। तो क्या खराबी है, 7 मंथ में 30% का रिटर्न मुझे अगर एक साल में मिले तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक साल में 30% का रिटर्न कोई कम है क्या?
मेरे हिसाब से नहीं। आपके हिसाब से क्या है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि सर आपने ट्रेड क्यों लिया? यहाँ पे जब भी कोई टेक्निकली इस तरीके से चार्ट पैटर्न बने, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना चाहिए। सबसे पहले देखिए कंपनी का आरओसी, आरओई मुझे बेस्ट लगा, इनकम अच्छा है, डेब्ट ज़ीरो है, हाथ में कैश भी शानदार है और अर्निंग पर शेयर भी ज़बरदस्त है। उसके साथ-साथ कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ होता देखने को मिले। सर इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ। कम मतलब एटलीस्ट 50% कम हुआ। तो आप कहेंगे सर सेल्स कम हुआ था तो आपने क्यों ट्रेड लिया? देखिए ट्रेड जब मैंने लिया तो ट्रेड जब लिया तब टाइम कौन-सा था? जब मैंने ट्रेड बना था तब बना था मई मंथ में और मई मंथ में इस कंपनी का मई अप्रैल मार्च अप्रैल मई मतलब इस टाइम में इसका प्रॉफिट रेशियो ग्रोथ हो रहा था। तो इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। तो क्योंकि कंपनी का ग्रोथ तो उस टाइम दिखा था। उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी ग्रोथ हुआ था। अभी थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ तो क्या हुआ? पहले तो प्रॉफिट ठीक है ना? क्योंकि देखिए आज 36 है, कल जाकर माइनस भी चला गया, तो उसका क्या गारंटी है? तो इसीलिए मैं बार-बार इस चीज़ों को आपके साथ दोहराता रहता हूँ और प्रमोटर के साथ एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट भी था और एफएस ने होल्डिंग को इंक्रीज़ करा तो एक पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पे देखने को मिला था। तो इतने सारे पॉइंट्स को आपको पहले चेकअप करना है, उसके बाद आपको कुछ किसी कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड लेना है। देखिए पेशेंस का कितना बड़ा गेम है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए जो लोग पेशेंस के साथ बने रहना जानते हैं, उसको प्रॉफ़िट मिलेगा। जो लोग को यहाँ पे लगा कि हाँ, चलो यहाँ पे प्रॉफ़िट के आस-पास गया और रिवर्सल कर गया, तो चलो मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएँगे और मुझे कुछ प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, मुझे लॉस भी नहीं चाहिए। तो वो लोग कभी भी प्रॉफ़िट नहीं कमा पाएँगे। देखिए रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, और मैं हर बार बोलता रहता हूँ कि आपके टोटल कैपेसिटी का मतलब टोटल फंड का 5% से ज़्यादा कभी भी रिस्क मत लेना। किसी भी तरीके से रिस्क मत लेना। आपको अगर लगे कि 100% उस कंपनी प्रॉफ़िट दे सकता है, तभी भी मत लेना। मैं आज तक की जितने सारे इन्वेस्टमेंट में मेरा हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट था 10%। उससे ज़्यादा मैंने ट्रेड 1% भी ज़्यादा नहीं लिया। मेरा 10% का जो ट्रेड था वो भी मतलब मान के चलिए 20 कंपनी के ऊपर निवेश किया है, उनमें से देखा जाए तो 2 कंपनी के ऊपर 10% था। बाकी सारे कंपनीज़ के ऊपर 5 से 7% के आस-पास ही था। तो आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना इस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूँगा, इंडिया के नंबर 1 मतलब कंपनी था, आज कंपनी नंबर 1 नहीं है, क्योंकि कंपनी के साथ बहुत बड़ा मतलब कंपनी एक बहुत बड़ा टक्कर ले रहा है दूसरे कंपनी के साथ, उसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कोई छोटा-मोटा कंपनी है, दोनों कंपनी का मार्केट कैप सेम टू सेम है और दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस भी सेम टू सेम है। सेल्स का ग्रोथ भी थोड़ा-सा एस्ट्रल का ज़्यादा है और पी रेशियो दोनों का सेम टू सेम दिखेगा। आरओसी, आरओई दोनों का सेम टू सेम है और दोनों का कर्जा भी सेम टू सेम है। तो इसका मतलब दोनों में बहुत बड़ा टक्कर चलते रहते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सुप्रीम नंबर 1 हो गया, एस्टेल सेकंड हो गया, तो कंपनी में खतरा बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए नम एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मान के चलिए व एक आपका आप जब स्कूल में पढ़ते थे, मान के चलिए आपने फर्स्ट हुआ, तो फर्स्ट हुआ आपका नंबर आया मान के चलिए 98%, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और जो सेकंड आया उसका नंबर आया 97.5%। क्या आपको क्या लग रहा होगा वो सेकंड है वो उसका रिज़ल्ट खराब है? बिल्कुल नहीं। 0.5% का डिफरेंस है। इस डिफरेंस में आपको उस इसीलिए वो सेकंड हुआ। मगर इसमें कोई मतलब खराबी नहीं है, दोनों में अंतर देखना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों का ही परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एस्ट्रोल भी बेस्ट कंपनी है मेरे तरफ से। हमेशा मैं एस्ट्रोल को फ़ोकस रखता हूँ क्योंकि सुप्रीम से भी ज़्यादा मुझे एस्ट्रोल अच्छा लगता है। देखिए ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप कहेंगे सर सुप्रीम क्या बेकार कंपनी है? ऐसे मैं नहीं कहूँगा, सुप्रीम बेकार कंपनी नहीं है। मुझे थोड़ा-सा एस्ट्रोल अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली रिजल्ट अगर दिखा तो कंपनी में सेल्स में कुछ भी कमी नहीं दिखेगा, कंपनी का कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का मतलब कैश फ्लो में देखिए कंपनी कभी भी खुद का प्रॉफिट ग्रोथ को कम नहीं किया, मतलब कैश फ्लो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी माना जाएगा। मतलब कंपनी ठीक ठाक हाथ में कैश को लेके आ रहा है और तो मान के चलिए 100 का प्रोडक्ट कंपनी 120 में बेच रहा है तो इसका मतलब कंपनी का कैश फ्लो ठीक ठाक है। अगर 100 का प्रोडक्ट कंपनी 90 में बेच रहा है तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, फ्यू डेज़ का डेटा, तो कंपनी के ऊपर एक वीकनेस डेटा देखने को मिला है प्रीवियस डे में। तो कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एस्ट्रल लिमिटेड के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ। अभी रेंज के बारे में बात करूँ तो इस रेंज को कंपनी को ब्रेकआउट करना होगा तभी एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। जो रेंज है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल को कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे और उसके बाद रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर जाना स्टार्ट करे तो एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है और यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड ज़रूर लूँगा। हाँ, इस तरीके से ट्रेड में मैं छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता हूँ। अराउंड मेरा पूरा फंड का
2% ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ रिस्की लेवल लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ। जब मुझे प्रॉपरली कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखे तब मैं ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है, मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट एक्चुअली देखेंगे तो कंपनी का डिविडेंड का अपडेट। तो 22 तारीख मतलब आज के दिन ही कंपनी का अपडेट था डिविडेंड देने का। 6.80 रुपीज़ का कंपनी आपको डिविडेंड दिया है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।